हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कब से स्टार्ट होता है? तो प्यूबर्टी की एज से ये स्टार्ट हो जाता है और टिल डेथ मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस हमें देखने को मिलता है। प्यूबर्टी से पहले क्यों स्टार्ट नहीं होता? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्यूबर्टी से पहले जीएनआरएच जो है वो पल्सटाइल मैनर में सीक्रेट नहीं हो पाता, इसीलिए प्यूबर्टी से पहले यानी कि जनरली 8 साल से पहले जनरली क्या होता है कि जो जीएनआरएच रिलीज नहीं हो रहा पल्सटाइल मैनर में, तो इसीलिए क्या होगा, इसीलिए स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट नहीं होता। स्टार्ट क्यों होता है? तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जीएनआरएच। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम 4 स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहला है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, यानी कि पहले एक स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, उनका मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 2 होगा और स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये 4 बेसिक प्रोसेस हम देखने वाले हैं। इन मेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है प्यूबर्टी से और टिल डेथ तक ये चलता रहता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में जैसे हमने देखा कि सबसे पहला स्टेप क्या है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। तो इसके अंदर क्या होंगे, जो हमारा एक मेन पूल होगा जिसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है जो कि 2n है, 2n है मतलब इसके अंदर 46 क्रोमोसोम हमें देखने को मिलते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। इनका होगा माइटोसिस और माइटोसिस से क्या बनेगा, माइटोसिस से बनेगा एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मतलब माइटोसिस होगा तो क्या होगा, इक्वल डिवीजन है, तो इसके जैसे 2 सेल बने, लेकिन एक सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट कर गया, किसके अंदर डिफ्रेंशिएट कर गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के लिए, और दूसरा दूसरा बिल्कुल वैसे का वैसा ही मेंटेन है। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए जो स्पर्म है वो सारी ज़िंदगी बनते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे सेल डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाते, क्योंकि सपोज सारे के सारे डिफ्रेंशिएट हो जाते तो क्या होता, जो पूल है वो ख़त्म हो जाता, लेकिन ख़त्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कुछ सेल वैसे के वैसे मेंटेन रहते हैं और कुछ का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि है 2n और 46 क्रोमोसोम वाला, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये किससे बना है, ये माइटोसिस से बना है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है उनका होता है मियोसिस 1। जब इनका मियोसिस 1 होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बन जाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस 1 जो है वो आपने सुना होगा कि कैसा है, रिडक्शनल डिवीजन है, ये है रिडक्शनल डिवीजन। तो इसीलिए जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो एन होगा या फिर 23 क्रोमोसोम होंगे। इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं 22+x या फिर 22+y। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है उसका मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 माइटोसिस के जैसा ही होता है, यानी कि इक्वल डिवीजन होता है। इससे क्या बनेंगे, इससे बनेंगे स्पर्मेटिड जो कि वापस से एन या फिर 23 क्रोमोसोम वाले होंगे। स्पर्मेटिड्स डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे और स्पर्मेटिड के डिफ्रेंशिएशन से बनेंगे स्पर्मेटोजोआ। तो क्या देखा हमने, आपने ये देखा, ये है हमारा स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया का हुआ माइटोसिस, जिससे एक बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एक तो वैसे का वैसा मेंटेन रहा। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसका हुआ मियोसिस 1, इससे क्या बन गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये सपोज है, तो इससे क्या बना, इससे बना स्पर्मेटिड। इससे भी 2 बने होंगे स्पर्मेटिड, और इस स्पर्मेटिड से क्या बने, स्पर्मेटोजुआ या फिर स्पर्म बन गए। ठीक है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजुआ या फिर स्पर्म बन गए। तो हम देख सकते हैं कि एक जो हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था उससे 4 स्पर्मेटिड बने और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बने। तो इससे क्वेश्चन आता है कि सपोज 100 स्पर्म बनाने हैं तो कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए, तो कितने चाहिए, 25। कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए, तो उसके आधे, 4 के आधे 2 यानी कि 50। ठीक है, लेकिन स्पर्म बनाने के लिए कितने स्पर्मेटिड चाहिए, तो 100 से ही 100 बने, तो मतलब 100 बनाने के लिए 100 स्पर्मेटिड चाहिए। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, तो स्पर्मियोजेनेसिस में कोई भी सेल डिवीज़न नहीं होता, लेकिन जो वेट है स्पर्म का वो बहुत मतलब उसमें रिडक्शन हो जाता है, मतलब वेट रिडक्शन हो गया। उसके अलावा साइज़ जो है वो उसके अंदर भी चेंज हो गए, साइज़ भी कम हो गई। इसके अलावा स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बनते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस की अगर बात करें तो जो स्पर्मेटिड है वो कैसा होता है, वो नॉन मोटाइल होता है, और स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजुआ कैसा होता है, मोटाइल होता है। तो नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड से मोटाइल स्पर्मेटोजुआ बनने की प्रोसेस को ही हमने बोला स्पर्मियोजेनेसिस। आगे बढ़ता है, आगे हमारे पास है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन में हमारे एनसीईआरटी के अंदर ऐसा लिख के दिया है कि आफ्टर द स्पर्मियोजेनेसिस द हेड ऑफ स्पर्म है जो
मतलब स्पर्म का हेड जो है वो एम्बेड करता है, किसके अंदर एम्बेड करता है, सर्टोली सेल के अंदर, सर्टोली सेल के अंदर एम्बेड करता है, उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। इस प्रोसेस को हमने बोला स्पर्मिएशन। क्या लिखा है, देखो असल में क्या होता है ना कि जब ये डेवलप हो रहे हैं तो उनके आसपास सर्टोली सेल प्रेजेंट ही होते हैं, ठीक है, और फिर ये उसमें से बाहर निकल जाता है। लेकिन हमारे एनसीईआरटी में ऐसा बोला है कि ये ऐसा हो, एम्बेड हो गया फिर बाहर निकला, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसको सही ही मानना है। तो स्पर्मिएशन क्या है कि आफ्टर द स्पर्मियोजेनेसिस हेड ऑफ स्पर्म गेट्स एम्बेडेड इन सर्टोली सेल, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। यानी कि अगर फ्रॉम लिख के दिया है या इनटू लिख के दिया है, दोनों ही सेम ही रहेगा, मतलब दोनों स्टेटमेंट को आपको सही मानना है। अब अगर इसका हम हार्मोनल कंट्रोल देखें तो हार्मोनल कंट्रोल कैसा है, कुछ इस तरीके से है। हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी में से दो हार्मोन रिलीज करता है, एलएच और एफएसएच। एलएच जो है वो लेडिक सेल के ऊपर काम करता है और वहाँ से टेस्टोस्टेरोन बनाता है। टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टोस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक देता है एलएच को और जीएनआरएच को। एफएसएच जो है वो स्पर्मियोजेनेसिस करवाता है। सर्टोली सेल के ऊपर काम करके एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और इनहिबिन रिलीज करवाता है। इनहिबिन जो है वो एफएसएच को रोकने का काम करता है, ठीक है। तो ये है पूरा हार्मोनल कंट्रोल। अब अगर हम स्पर्म की बात करें तो स्पर्म में चार चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, एक है हेड, एक है नेक, एक है मिडल पीस और एक है टेल। हेड जो है उसमें आपको एक्रोजोम देखने को मिलेगा। एक्रोजोम के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि स्पर्म लाइसिन या फिर जोना लाइसिन टाइप के एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जो कि ओवम को पेनिट्रेट करने में हेल्प करेंगे। ये गोल्गी बॉडी से बनता है इसका एक्रोजोम। हेड के अंदर ही एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस जो है वो है हैप्लॉइड और इलोंगेटेड है। नेक जो है, नेक के अंदर हमें दो सेंट्रल देखने को मिलेंगे, एक है प्रॉक्सिमल, एक है डिस्टल। प्रॉक्सिमल फिलामेंट प्रॉक्सिमल वाला जो पार्ट है वो फर्स्ट क्लीवेज में हेल्प करता है, मतलब जब फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद जो फर्स्ट क्लीवेज होगा उसमें ये हेल्प करता है। कौन, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और डिस्टल सेंट्रियोल एक्सियल फिलामेंट बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तीसरा पार्ट है मिडल पीस। मिडल पीस में 25 से 30 स्पायरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिलेंगे और ये पावर हाउस ऑफ द सेल। टेल की बात करें तो टेल के अंदर हमें वी फ्लैश मूवमेंट देखने को मिलती है क्योंकि कैल्शियम अंदर आता है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ लेंगे। स्पर्म की जो पूरी की पूरी बॉडी है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है, तो ये एक फैक्ट हमें याद रखना है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पूरी बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है एक्सेप्ट टेल, तो नहीं, ऐसा नहीं, पूरी बॉडी कवर्ड है। उसके बाद है मैच्योरेशन और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म किधर होती है, तो मैच्योरिटी और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए किस किस सिक्रीशन की रिक्वायरमेंट रहती है, तो एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, सेमी वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड सबके सिक्रीशन की नीड रहती है स्पर्म के मैच्योरेशन और मोटिलिटी के लिए। हमने इसके सारे पार्ट को देख लिया, तो देखो कुछ इस तरीके से हमें इसका हेड देखने को मिलता है। हेड के अंदर ये रहा एक्रोजोम, ये रहा न्यूक्लियस, है ना, ये रहा न्यूक्लियस। उसके बाद दो फिलामेंट देखने को मिलते हैं, एक है प्रॉक्सिमल, एक है डिस्टल। डिस्टल से आप देख सकते हो कि ये निकला है एक्सियल फिलामेंट। ये मिडल पीस है। मिडल पीस के अंदर स्पाइरली अरेंज्ड आपको देखने को मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, और उसके बाद है टेल वाला रीजन, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन हमने कर दिए कि 100 स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए हमें 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स चाहिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे और 4 स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म बने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे oogenesis के बारे में।